हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वैभव एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। इससे रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें हम इस क्लास में हम इससे रिलेटेड सभी जो डेरिवेशन होते हैं और उसके मात्रक जो होते हैं सबको लिखेंगे, समझेंगे। आइए करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। आइए लिखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं प्रथम कोट की अभिक्रियाएं, लेकिन प्रथम कोट की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग, यहां से लिखते हैं, जिनमें अभिक्रिया का वेग अपकारक की सांद्रता के, यहां लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। तो हमने यहाँ से देखा कि प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या होती है? समानुपाती होती है। आइए आगे देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का में जो होता है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक का इसमें हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया का वेग अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो इसका जो वेग स्थिरांक होता है उसका भी हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे, लेट अ रिएक्शन। तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई ए नाम का एक रिएक्टेंट है। ठीक है, जब हम कोई ए नाम का एक रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें रिएक्शन कराते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होता है? बी नाम का एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। देखिए, हमने एक रिएक्शन लिया है जिसमें ए नाम का एक प्रोडक्ट ए नाम का एक हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है, जिसे मान से ही लिख देते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है? जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट क्या मिलता है? बी। इसको क्या देते हैं? हम प्रोडक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है वो है ए, प्रोडक्ट क्या है? बी है। ठीक है, तो जब इसकी मतलब जब होता है समय हमारा जीरो होता है। समय जीरो कब होगा? जब प्रारंभ में इसकी सांद्रता, जब रिएक्शन नहीं होती है तब क्या होता है? लिखेंगे इसमें प्रारंभिक सांद्रता समय t इक्वल टू क्या था? जब जीरो था। जब हमारा समय जीरो था तब उसकी सांद्रता क्या थी? प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता इसकी क्या थी? यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता थी A मोल पर लीटर, और जो हमारा प्रोडक्ट था
उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है। आइए देखते हैं t समय बाद इसकी सांद्रता क्या होगी। देखिए जब रिएक्शन हो जाती है हमारी तो लिखेंगे t समय बाद सांद्रता। तो हमारी प्रारंभिक सांद्रता क्या थी a मोल पर लीटर और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या थी, यहाँ प्रोडक्ट की सांद्रता थी 0 मोल पर लीटर। 0 क्यों थी, क्योंकि इसमें इसका कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ था। अब t समय बाद हमें इसकी सांद्रता पता करना है, तो t समय बाद इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की a - x मोल पर लीटर हो जाएगी और जो हमारा प्रोडक्ट था उसका हो जाएगा x मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी इसकी कि प्रथम कोर की अपक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें अपक्रिया का वेग अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपक्रिया का वेग क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का वेग क्या होता है dx/dt होता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो अभिकारक की सांद्रता t समय बाद लिखेंगे, t समय बाद अभिकारक की सांद्रता क्या थी a - x और उसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है। हमने लिख दिया। हमने डेफिनेशन से लिखा है कि अभिक्रिया का वेग dx/dt अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। हमने डेफिनेशन से इस रिएक्शन को बना लिया है, इक्वेशन को बना लिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इस समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे और समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे कहते हैं समानुपाती कांस्टेंट। ठीक है, तो लिखेंगे समानुपाती नियतांक। यहाँ से हम क्या करते हैं लिखेंगे dx/dt लिखा हमने। इस समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा इसे हम क्या कहते हैं k। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a - x की पावर में क्या है 1 है हमारे पास। ठीक है, प्रथम घात है। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं ये क्या है हमारा, ये है समानुपाती नियतांक। यहाँ पर जो हमारे पास k था k क्या था समानुपाती नियतांक था हमारे पास। अब क्या करेंगे हम यहाँ से a - x लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे dx, ये जो हमारे पास a - x है यहाँ k में मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो dx में क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं a - x, पावर में 1 लिखा हुआ है तो 1 का कोई मतलब नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर k कर देते हैं। ये dt क्या कर रहा था dx में डिवाइड कर रहा था, इक्वल दूसरे क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा dt। तो dx/ax होगा इक्वल टू k dt। ये कैसे किया हमने, a - x को dx के नीचे लाए हैं और इस dt को k के बगल में ले गए हैं। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यही लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx/a - x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि हमारा कांस्टेंट है तो उसका समाकलन होता नहीं है, सबको पता है। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम समाकलन के कुछ फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए लिखते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, सभी लोग जानते हैं, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx/x क्या होता है, ये होता है log x और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है। ठीक है, मैथ्स वाले समझ गए हैं और बायो वाले इसको याद कर लेंगे। देखिए जब हम इसका समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx/a - x, ये क्या हो गया था, ये क्या हो जाएगा log a - x हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं नेचुरल लॉग का। ठीक है, तो केमिस्ट्री में किस लॉग का यूज करते हैं, नेचुरल लॉग का यूज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर था dx/x तो क्या हो गया था log x हो गया था,
उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा k, और इंटीग्रेशन ऑफ dt हमने जैसे यहाँ पर हमें बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता था, x, उसी तरह से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जिस तरह से हमने बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता था, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो t आएगा हमारा उसी तरह से। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा c आ जाएगा। c क्या है, c हमारा क्या है, समाकल नियतांक, c है समाकलन नियतांक, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट अगर हमने इसको मान लिया है तो आगे हम लिखते हैं, जब हमारी प्रारंभिक सांद्रता t = 0 था तब हमारा जो हमारा प्रोडक्ट की सांद्रता क्या थी, 0 मोल पर लीटर थी, ठीक है। तो लिखेंगे यदि t = 0 एंड t = 0 और x = 0, देखिए जब हमारी प्रारंभिक समय 0 था तो हमारा x का मान कितना था, 0 था, ठीक है। जब हमारा समय 0 था तो x का मान 0 था, उस वही हमने यहाँ पे लिखा। तब इस मान को हम इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a माइनस, देखिए x का मान क्या है, 0 है, ठीक है, इक्वल लिखा, k है, ठीक है। अब क्या हमारे पास t का मान क्या था, तब ये भी था 0 था, प्लस का क्या बचा हमारे पास c। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, यहाँ पर a माइनस 0 है, ठीक है, तो a से 0 जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, a बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेचुरल लॉग a इक्वल लगाएंगे, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का c बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो c की वैल्यू मिली है नेचुरल लॉग a, यहाँ पर हमें c की वैल्यू क्या मिली है, नेचुरल लॉग a, देखिए जो c की वैल्यू मिली हमें वो है नेचुरल लॉग a। अब जो c की वैल्यू हमें मिली है नेचुरल लॉग a, इसका मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। हम लिखते हैं c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट थी नेचुरल लॉग a माइनस x इक्वल लिखा है, kt हो गया हमारे पास प्लस का, c का मान क्या निकला हमारे पास, माइनस का नेचुरल लॉग a, c का मान क्या निकला है, माइनस का नेचुरल लॉग a, तो जहां पर c लिखा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, माइनस का नेचुरल लॉग a, माइनस का नेचुरल लॉग a, ठीक है। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट माइनस लिखते हैं यहाँ पर, समझ में आया, हमने कुछ नहीं किया है, केवल इस c के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया है। आइए उसके बाद क्या करते हैं, नेचुरल लॉग a हो गया। अब देखते हैं kt को हम वही रखते हैं इक्वल के, तो ये हो जाएगा हमारा kt इक्वल लगाया हमने, ठीक है। इस नेचुरल लॉग a को इक्वल के की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का नेचुरल लॉग a, जिसको लिखेंगे प्लस का नेचुरल लॉग a। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला माइनस का नेचुरल लॉग a उसी तरफ लिख दिया हमने, नेचुरल लॉग a माइनस x लिख दिया, ठीक है। अच्छा हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं लॉग की, क्या होती है हमारे पास, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, log m by n होता है। देखिए लिख देते हैं हम यहाँ पर, हम जानते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m by n होता है। उसी तरह से नेचुरल लॉग में भी होता है कि नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस x। तो क्या लिखेंगे, kt इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये वाला a ऊपर चले जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a माइनस का x आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं अपॉन में a माइनस का x हो गया हमारे पास। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो हमारे पास k बच्चा है इसको यहाँ पर रोक लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, जो t है हमारे पास k में मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल को उस तरफ जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग a अपॉन
a माइनस एक्स, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 1 अपान टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हम k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग लिखा हुआ है इसमें, तो नेचुरल लॉग हटाने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम इसमें नेचुरल लॉग में 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं लिखेंगे 2.303, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अपान में t आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग किस में चेंज हो जाएगा, लॉग में चेंज हो जाएगा। क्यों हो गया है, क्योंकि हमने इसको इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसीलिए इसे मल्टीप्लाई ही करते हैं कि नेचुरल लॉग को हम लॉग में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा a अपान a माइनस का x। ठीक है, तो यही हमारा व्यंजक होता है वेग स्थिरांक का। हम लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है। इसमें भी हम इसका मात्रक भी देखेंगे, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। चलिए, तो प्रथम कोटि के अपक्रिया का जो हमारा वेग स्थिरांक का व्यंजक निकला है, क्या निकला है k इज इक्वल टू 2.303 अपान 2 log a अपान a माइनस x। ये हमारा प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक है। आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होगा इसको पहले लिख सकते हैं, हेडिंग डालते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, के व्यंजक लिखते हैं, व्यंजक लिख दिया हमने, प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हमें निकालना है, व्यंजक तो हम निकाल चुके हैं का मात्रक। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इसके वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपान t log a अपान a माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे k इज इक्वल टू, तो k का मात्रक हमें लिखने कैसे लिखेंगे 2.303, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो हमारे पास t लिखा हुआ है, t क्या होता है हमारे पास समय होता है, और समय को हम किससे लिखते हैं सेकंड से लिखते हैं। ये हो जाएगा 1 अपान सेकंड हो गया। ठीक है, नीचे लिख दिया, ऊपर क्या लिखा है log का कोई मात्रक नहीं होता है। ये हो गया a क्या थी हमारी सांद्रता थी, सांद्रता का मात्रक क्या होता है मोल पर लीटर होता है। यहाँ पर लिखेंगे मोल पर लीटर, और नीचे जो a माइनस x है ये भी हमारी सांद्रता थी, ये t समय बाद सांद्रता थी, उसका भी मात्रक क्या होगा मोल पर लीटर। तो इस मोल पर लीटर से ये वाला मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा निकलेगा k का मात्रक, k मतलब वेग स्थिरांक, इसका मात्रक क्या है सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स हो जाएगा हमारे पास। देखिए, तो हमने क्या किया है इस वीडियो में, हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया को देखा है, उसके वेग स्थिरांक का पूरा डेरिवेशन देखा है, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक देख लिया है। ये क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।